सोचिए, एक ऐसा जहाज जिसे देखकर लोग कहते थे कि ये इंसानों की बनाई हुई सबसे शानदार चीजों में से एक है। इतना बड़ा, इतना आलीशान और इतना आधुनिक कि बहुत से लोगों को भरोसा था कि इसे समुद्र में डुबो पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में ये जहाज समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गया। नाम था RMS टाइटैनिक। और टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक आइसबर्ग से टकराने की कहानी नहीं है, क्योंकि अगर आप उस रात की घटनाओं को एक एक करके देखें तो आपको कई ऐसी छोटी छोटी बातें दिखाई देंगी जो एक साथ जुड़कर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध समुद्री त्रासदियों में से एक बन गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, क्या टाइटैनिक को बचाया जा सकता था अगर उस रात सिर्फ एक फैसला अलग लिया जाता, अगर एक चेतावनी को थोड़ा ज्यादा गंभीरता से लिया जाता, अगर कुछ चीजें कुछ मिनट पहले हो जाती, तो क्या टाइटैनिक आज भी समुद्र में तैर रहा होता? आज हम टाइटैनिक की पूरी कहानी शुरुआत से समझेंगे और कहानी के अंत तक हम उस सवाल पर वापस आएंगे। लेकिन टाइटैनिक की कहानी समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय में वापस जाना होगा। साल था 1912। उस समय समुद्र के रास्ते यूरोप से अमेरिका जाना आज की तरह आसान नहीं था। हजारों लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में समुद्री जहाजों से अमेरिका जाते थे और इसी समय दुनिया की दो बड़ी शिपिंग कंपनीज के बीच एक तरह की कंपटीशन चल रही थी। कौन ज्यादा बड़ा जहाज बनाएगा, कौन ज्यादा लग्जूरियस जहाज बनाएगा और कौन यात्रियों को सबसे सुरक्षित सफर दे पाएगा। इसी कंपटीशन में सामने आया एक ऐसा नाम जिसने उस समय पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था। इसका निर्माण बेलफास्ट में हुआ था। जहाज की लंबाई करीब 269 मीटर थी। सोचिए, करीब 3 फुटबॉल फील्ड्स जितनी लंबाई वाला एक विशाल जहाज जो पानी के ऊपर एक छोटी सी इमारत की तरह दिखाई देता था। इसके अंदर पहली श्रेणी के यात्रियों के लिए शानदार कमरे थे, बड़े डाइनिंग एरियाज थे। सीढ़ियां इतनी शानदार थीं कि उन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते थे। और सबसे खास बात, टाइटैनिक सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं बनाया गया था। इसके डिजाइन में सेफ्टी को भी काफी महत्व दिया गया था। जहाज के अंदर कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे। इनका मकसद था कि अगर जहाज के किसी हिस्से में पानी भर जाए तो पानी को बाकी हिस्सों तक फैलने से रोका जा सके। यही वजह थी कि टाइटैनिक को लेकर लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा था। लेकिन यहीं से टाइटैनिक की कहानी का एक ऐसा हिस्सा शुरू होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अब तक टाइटैनिक का सफर बिल्कुल सामान्य चल रहा था, लेकिन 14 अप्रैल की शाम तक हालात बदलने लगे थे। टाइटैनिक जिस रास्ते से गुजर रहा था उस इलाके में आइसबर्ग्स होने की जानकारी मिल रही थी। यानी जहाज के क्रू को यह पता था कि आगे समुद्र में बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ हो सकते हैं। और यही बात इस कहानी को और भी रहस्यमयी बनाती है, क्योंकि उस दिन टाइटैनिक को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई आइस वार्निंग्स मिली थी। कुछ वार्निंग्स दूसरे जहाजों से आई थी। उन मैसेजेस में आसपास के समुद्री इलाके में आइस होने की जानकारी दी गई थी। लेकिन टाइटैनिक अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर टाइटैनिक को आइस के खतरे की जानकारी थी तो फिर जहाज की स्पीड कम क्यों नहीं की गई? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। उस समय समुद्री यात्राओं में जहाज की स्पीड को लेकर आज जैसी टेक्नोलॉजी और सेफ्टी सिस्टम्स मौजूद नहीं थे और टाइटैनिक के ऑफिसर्स को यह उम्मीद थी कि लुकआउट समय रहते किसी आइसबर्ग को देख लेगा। लेकिन उस रात एक और समस्या थी। समुद्र असामान्य रूप से शांत था। आमतौर पर आइसबर्ग के आसपास पानी की हलचल दिखाई दे सकती है, लेकिन उस रात समुद्र लगभग शीशे की तरह शांत था। दूर तक कोई बड़ी लहर नहीं थी और रात का अंधेरा इतना गहरा था कि सामने मौजूद किसी चीज को पहचानना बेहद मुश्किल था। फिर रात करीब 11:40 हुई। टाइटैनिक अपनी पूरी रफ्तार से अटलांटिक ओशन को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहाज के अंदर ज्यादातर लोग अपने कमरों में थे। कुछ लोग आराम कर रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। और जहाज के सबसे ऊपर 2 लुकआउट लगातार अंधेरे समुद्र को देख रहे थे।
उन्हें बस एक काम करना था, आगे आने वाले किसी भी खतरे को समय रहते पहचानना। और फिर अचानक अंधेरे में उन्हें कुछ दिखाई दिया। पहले वह सिर्फ एक काली सी आकृति थी, लेकिन कुछ ही सेकंड में साफ हो गया कि वह कोई साधारण चीज नहीं थी। वह एक विशाल आइसबर्ग था। लुकआउट ने तुरंत वार्निंग दी, आइसबर्ग अहेड। अब टाइटैनिक के ऑफिसर्स के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ पल थे। जहाज को मोड़ने का आदेश दिया गया। इंजन के साथ जरूरी मनूवर किया गया। टाइटैनिक धीरे धीरे अपनी दिशा बदलने लगा। लेकिन समस्या यह थी कि टाइटैनिक कोई छोटी नाव नहीं थी। यह लगभग 269 मीटर लंबा एक विशाल जहाज था। इतने बड़े जहाज को अचानक मोड़ना आसान नहीं था। और आइसबर्ग लगातार करीब आ रहा था। कुछ सेकंड, फिर कुछ और सेकंड, और फिर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइटैनिक उसी पल डूबना शुरू हो गया था, तो कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। क्योंकि असली खतरा आइसबर्ग नहीं था। असली खतरा था जहाज के अंदर तेजी से घुसता हुआ पानी। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। आइसबर्ग से टक्कर के बाद टाइटैनिक के आगे के कई कंपार्टमेंट्स में पानी घुसने लगा था। इंजीनियर्स ने स्थिति को समझने की कोशिश की, और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, उन्हें एक डरावनी सच्चाई समझ आने लगी। टाइटैनिक को जितना नुकसान हुआ था, वह सिर्फ एक छोटे हिस्से तक सीमित नहीं था। पानी एक के बाद एक कंपार्टमेंट्स में फैल रहा था। टाइटैनिक के डिजाइन में वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स जरूर थे, लेकिन उनकी भी एक सीमा थी। अगर बहुत ज्यादा कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाए, तो जहाज अपना संतुलन बनाए नहीं रख सकता था। और अब वही हो रहा था। धीरे धीरे टाइटैनिक का अगला हिस्सा नीचे जाने लगा। लेकिन जहाज पर मौजूद ज्यादातर लोगों को अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई गई थी, क्योंकि क्रू के सामने एक बहुत मुश्किल काम था। हजारों लोगों को यह बताना कि दुनिया का इतना बड़ा जहाज डूब सकता है, और इसके बाद लिया जाने वाला अगला फैसला हजारों लोगों की जिंदगी तय करने वाला था। लाइफ बोट्स तैयार करने का आदेश। टाइटैनिक के ऑफिसर्स ने लाइफ बोट्स तैयार करने का आदेश दिया। अब पैसेंजर्स को जहाज से बाहर निकालना था। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई। क्या टाइटैनिक पर मौजूद हर व्यक्ति के लिए लाइफ बोट थी? जवाब था नहीं। टाइटैनिक पर कुल 20 लाइफ बोट्स थीं। उनमें अधिकतम लगभग 1178 लोग बैठ सकते थे, लेकिन जहाज पर लगभग 2200 लोग मौजूद थे। यानी अगर सभी लाइफ बोट्स पूरी क्षमता से भी भर जाती, तब भी सैकड़ों लोगों के लिए जगह नहीं होती। और अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि टाइटैनिक डूबेगा या नहीं। सवाल था, कौन बच पाएगा? और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि शुरुआत में कई लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक सच में डूब सकता है। लेकिन कुछ ही समय बाद समुद्र के बीच लाइफ बोट्स एक एक करके नीचे उतरने लगी, और टाइटैनिक के अंदर मौजूद लोगों को पहली बार एहसास होने लगा, ये जहाज शायद सच में। अब टाइटैनिक पर सबसे मुश्किल समय शुरू हो चुका था। क्रू लोगों को लाइफ बोट्स की तरफ भेज रहा था, लेकिन एक समस्या और थी। लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक सच में डूब सकता है। आखिर जिस जहाज को इतना बड़ा और सुरक्षित माना गया था, उसे छोड़कर छोटी सी लाइफ बोट में बैठना कई लोगों को अजीब लग रहा था। कुछ लाइफ बोट्स में लोग पूरी कैपेसिटी तक भी नहीं बैठे। इसका मतलब था कि कुछ जगहें खाली रह गई, जबकि बाद में उन्हीं सीटों की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन टाइटैनिक पर मौजूद लोगों के पास इस समय सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। एक तरफ जहाज में पानी बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ लाइफ बोट्स धीरे धीरे टाइटैनिक से दूर जा रही थीं। अब टाइटैनिक से डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजे जाने लगे। दूर मौजूद जहाजों को मदद के लिए संदेश भेजे गए, और आखिरकार एक जहाज ने वह संदेश सुन लिया। कारपाथिया टाइटैनिक की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन यहां भी एक बड़ी समस्या थी। कारपाथिया टाइटैनिक के पास तुरंत नहीं पहुंच सकता था। उसे वहां पहुंचने में समय लगना था, और टाइटैनिक के पास इतना समय शायद था ही नहीं। दूर कहीं एक उम्मीद थी। टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को अब उम्मीद थी कि मदद आ जाएगी। लेकिन रात के अंधेरे में समुद्र के बीच एक और मुश्किल थी। दूर से देखने पर टाइटैनिक अभी भी विशाल दिखाई दे रहा था,
उसकी लाइट्स जल रही थी, लेकिन उसके अंदर लगातार पानी भर रहा था और धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा और नीचे जाने लगा। लाइफ बोट्स में बैठे लोग पीछे मुड़कर टाइटैनिक को देख रहे थे। कुछ ही घंटे पहले जो जहाज उन्हें दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रहा था, अब वही जहाज समुद्र के बीच धीरे धीरे गायब हो रहा था। और फिर टाइटैनिक पर मौजूद लोगों के सामने सबसे बड़ा डर खड़ा हो गया। अगर जहाज पूरी तरह डूब गया तो क्या होगा? लेकिन कहानी का सबसे दुखद हिस्सा अब भी बाकी था, क्योंकि कई लाइफ बोट्स टाइटैनिक से दूर जा चुकी थी और समुद्र के बीच पीछे रह गया था सिर्फ एक विशाल जहाज और हजारों लोगों की उम्मीद। आखिरी घंटे रात आगे बढ़ती गई, समय लगातार निकल रहा था, टाइटैनिक का झुकाव बढ़ता जा रहा था। अब जहाज पर मौजूद लोगों के लिए यह साफ हो चुका था कि स्थिति सामान्य नहीं है। क्रू लगातार लोगों को लाइफ बोट्स की तरफ भेज रहा था। दूसरी तरफ वायरलेस ऑपरेटर्स लगातार मदद के संदेश भेज रहे थे। कारपाथिया रास्ते में था, लेकिन हर गुजरता मिनट टाइटैनिक को उसके अंतिम समय के और करीब ले जा रहा था। फिर एक समय ऐसा आया जब टाइटैनिक की लाइट्स दूर समुद्र में दिखाई दे रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनका अंत भी करीब आने लगा और 15 अप्रैल 1912 की सुबह लगभग 2:20 बजे टाइटैनिक समुद्र में पूरी तरह डूब गया। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जहाज अपनी पहली यात्रा में ही खत्म हो चुका था। लेकिन क्या आपको पता है, टाइटैनिक के डूबने के बाद भी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब शुरू होने वाली थी बचने वालों की तलाश। और समुद्र के बीच मौजूद लाइफ बोट्स में बैठे लोगों को अभी भी नहीं पता था कि मदद उन तक कब पहुंचेगी। 1985 में टाइटैनिक का रेक कैसे मिला? टाइटैनिक के डूबने के बाद उसका मलबा समुद्र की गहराइयों में चला गया, लेकिन समस्या यह थी कि किसी को ठीक ठीक पता नहीं था कि वह वहां कहां है। समुद्र की सतह से हजारों मीटर नीचे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे इतनी गहराई में आसानी से जाकर किसी जहाज के मलबे को खोजा जा सके। इसीलिए कई सालों तक टाइटैनिक का रेक एक रहस्य बना रहा। फिर 1985 में एक अमेरिकी फ्रांसीसी टीम ने टाइटैनिक को खोजने के लिए एक अभियान शुरू किया। उनके पास एक खास अंडर वाटर सिस्टम था जो समुद्र की गहराई में जाकर तस्वीरें और जानकारी इकट्ठी कर सकता था। कई दिनों तक समुद्र के नीचे खोज चलती रही, लेकिन टाइटैनिक इतना बड़ा था, फिर भी उसे ढूंढना आसान नहीं था। और फिर 1 सितंबर 1985 को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। समुद्र की गहराई में एक विशाल लोहे की स्ट्रक्चर दिखाई दी। टीम को समझ आ गया, उन्हें टाइटैनिक मिल चुका था। इतने सालों से जिस जहाज को लोग सिर्फ पुरानी तस्वीरों और कहानियों में जानते थे, वह अब पहली बार समुद्र की गहराई में कैमरे के सामने था। लेकिन रेक को देखकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। टाइटैनिक का जहाज एक ही टुकड़े में नहीं था। उसका बो और स्टर्न अलग अलग हिस्सों में पड़े थे और आसपास समुद्र की गहराई में हजारों वस्तुएं बिखरी हुई थी। वह दृश्य इस बात का सबूत था कि उस रात टाइटैनिक के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ था। लेकिन टाइटैनिक मिलने के बाद भी एक सवाल खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नया सवाल पैदा हो गया। आखिर टाइटैनिक के साथ उस रात वास्तव में कितनी गलतियां हुई थी? और क्या आइसबर्ग से टक्कर को रोका जा सकता था? या फिर टाइटैनिक का डूबना कई छोटी छोटी गलतियों का ऐसा सिलसिला था जिसे किसी एक समय पर रोकना संभव ही नहीं था? लेकिन कहानी खत्म करने से पहले एक बार फिर उस रात को याद कीजिए। एक विशाल जहाज, हजारों लोग, समुद्र में पहले से मौजूद आइस की वार्निंग्स, और फिर अंधेरे में अचानक दिखाई देता हुआ एक आइसबर्ग। कुछ ही सेकंड में लिया गया एक फैसला, और उसके बाद घटनाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ीं कि उन्हें वापस पलटना संभव नहीं था। शायद टाइटैनिक की सबसे बड़ी कहानी यही है। हम अक्सर सोचते हैं कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी के पीछे कोई एक बड़ी वजह जरूर होगी, लेकिन टाइटैनिक हमें कुछ और बताता है। कभी कभी इतिहास बदलने के लिए कोई एक बहुत बड़ी गलती जरूरी नहीं होती। छोटी छोटी गलतियां और परिस्थितियां जब एक साथ जुड़ती हैं,
तो उनका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। और आज 100 साल से ज्यादा समय बाद भी जब समुद्र की गहराई में टाइटैनिक का रेक मौजूद है, तब भी लोग उसी सवाल का जवाब खोज रहे हैं। अगर उस रात सिर्फ एक चीज अलग होती, तो क्या टाइटैनिक बच सकता था? इस सवाल का शायद हमें कभी पूरी तरह जवाब न मिले, लेकिन टाइटैनिक की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है। समुद्र को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंसान कितना भी बड़ा जहाज बना ले, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी बना ले, प्रकृति के सामने उसकी अपनी सीमाएं हमेशा रहेंगी। और शायद इसी वजह से समुद्र की गहराई में पड़ा टाइटैनिक आज भी सिर्फ एक शिपव्रेक नहीं है, वह एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया आज भी भूल नहीं पाई। टाइटैनिक का सफर 15 अप्रैल 1912 को खत्म हुआ था, लेकिन उसकी कहानी आज भी जारी है।